सर का हम लोग एक सीरीज कर रहे थे, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसमें देखा जाए हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस कर लिया। आज का लेक्चर वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन है कि क्लासिकल संस्कृत जो है यानी कि क्लासिकल कल्चर में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्य शब्द देखा जाए यानी कि वैदिक या क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द किसी जाति रेस का नहीं बल्कि श्रेष्ठ, सभ्य, कुलीन, सदाचारी, नोबल, सिविलाइज, वर्टस पर्सन के लिए प्रयुक्त होता था। इसका संबंध व्यक्ति के आचरण और करैक्टर से था। आर्य शब्द संस्कृत का शब्द है और ऋग्वेद में इसका प्रयोग श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ए डी ऑप्शन होगा, एक उत्तम व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि नोबल पर्सन यानी कि आर्य शब्द का मतलब क्या है, यानी कि एक नोबल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिस्कस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऐसा पूछा जा रहा है कि इसमें शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सा है, तो इसमें देखा जाए यानी कि वज्रसेनी है, तो वज्रसेनी इसका संहिता है यानी कि शुक्ल यजुर्वेद का संहिता। ठीक है, तो इसमें देखा जाए यानी कि वैज्ञानिक संहिता जो शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख संहिता है। इसके दो प्रमुख जो पाठ हैं, जिसमें एक है मध्य नंदिनी और काणव, दो यहाँ पे होते हैं। तो देखा जाए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री में जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाले पार्ट से तो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में आता है कि वहाँ पे वैदिक नदियाँ और उसके आधुनिक नाम यानी कि मॉडर्न नेम से मतलब मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले नदियों का नाम क्या था और अब नदियों का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए कुंभा है और कुंभा नदी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये काबुल से रिलेटेड है कुंभा नदी, तो ए का यहाँ पे 2 हो गया। दूसरा यहाँ पे देखा जाए आपको परुष्णी है और परुष्णी नदी क्या है, ये रावी से रिलेटेड है, तो ये 3rd हो गया। इसी तरह से देखा जाए यहाँ पे सदनीरा जो है, और सदनीरा देखा जाए ये गंडक से रिलेटेड है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और सुतिद्री जो है नदी तो सतलज से रिलेटेड है। तो आप अगर यहाँ पे मैच करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे मैच होगा। ठीक है, तो ये आपको नदियों और उनके मॉडर्न जो है आधुनिक नाम आपको याद रखना है। कुंभा जैसे के से हो गया, काबुल हो गया, और परुष्णी जो होगा और ये रावी हो गया, और सदनीरा गंडक से रिलेटेड है, सुतिद्री क्या है सतलज से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद की मूल लिपि ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की मूल जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी स्क्रिप्ट है ऋग्वेद की। तो इसमें ऋग्वेद की मूल स्क्रिप्ट इसमें देखा जाए ब्राह्मणी आता है, तो डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे जो प्राचीन वैदिक ज्ञान का प्रारंभिक संरक्षण जो मौखिक परंपरा होता था, ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था, बाद में हम उसे लिपिबद्ध किया गया। तो ब्राह्मी सबसे प्राचीन भारतीय लिपियों में से एक है। और अगर देखा जाए ऋग्वेद में आपको याद रखना होगा एग्जाम में 10 मंडल होते हैं और 1028 उसकी सूक्तियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना। और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं उसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य यानी कि नॉट टू किल माना जाता। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, सभी को याद होगा। इसमें काऊ है
यानी कि वैदिक साहित्य में गाय को अघन्या अर्थात जिसे नहीं मारना चाहिए कहा गया है। यानी कि गाय जो उस समय का था आर्थिक, धार्मिक तथा कृषि एग्रीकल्चर से अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए ऐसा बोला जाता है। यानी कि गाय को धन यानी कि वेल्थ का प्रतीक माना जाता था और इसे गोदान को श्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा दान भी माना जाता था। यानी कि गोदान यानी कि गोदान आप मुंशी प्रेमचंद का एक साहित्य का नाम भी है और उससे आप याद रख सकते हैं गोदान को श्रेष्ठ दान माना गया था। ठीक है। और कैटल रेयरिंग जो वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार का क्या था, कैटल रेयरिंग यानी कि एग्रेरियन था, आपको ये पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन, और 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, जीविकोपार्जन। ठीक है, यानी कि लाइवलीहुड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाता है। तो देखा जाए जो जीविकोपार्जन यानी कि लाइवलीहुड के लिए जो वेदों का मतलब वेदांग पढ़ते वगैरह थे उसे हम लोग क्या बोलते थे, उपाध्याय बोलते थे। उसे क्या बोला जाता था, उपाध्याय। यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस याद रखना है। जैसे यहाँ पे आचार्य दिया है, आचार्य क्या मतलब क्या होता है, जो गुरुकुल में शिक्षा देता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, आचार्य, और वो दक्षिणा स्वीकार करता था। ठीक है, आचार्य उसे बोला जाता था। यहाँ पे जैसे उपाध्याय है, उपाध्याय आपको पता है जो जीविका हेतु पठन पाठन करता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, उपाध्याय बोलते थे। यहाँ पे अधर्यु किसे बोलता था, जो यज्ञ का संचालन करता था उसे हम लोग अधर्यु बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुरोहित किसे बोला जाता, जो धार्मिक अनुष्ठान कराता था उसे पुरोहित बोलता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चारों वर्ड में आपको डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। आचार्य जो क्या करता था, गुरुकुल में शिक्षा देता था और उसके बदले में दक्षिणा स्वीकार करता है। और उपाध्याय जो होता था जो जीविका हेतु पढ़ाना था उसे हम लोग उपाध्याय बोलते थे। और अधर्यु जिसे बोला जाता था जो यज्ञ का संचालन करता था, और पुरोहित जो धार्मिक अनुष्ठान कराता था उसे हम लोग पुरोहित करते थे। ठीक है, तो इस वर्ड को मीनिंग आपको समझना है, कभी कभी एग्जाम में आते हैं, जैसे उपाध्याय कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पाटलिपुत्र स्थित जो बुलंदी बाग है का महल मुख्यतः किसने बनवाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पाटिल जो प्राचीन पाटलिपुत्र था, पटना उसे बोला जाता है। ठीक है, इस समय तो उसमें पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र की स्थिति जो बुलंदी बाग है का महल मुख्यतः किसने बनवाया था। ठीक है, किससे बना था ये पूछा गया है यहाँ पे, किसने बनवाया नहीं था। तो यहाँ पे देखा जाए लकड़ी का बना था, वुड का बना था। ठीक है, यानी कि जो ये मौर्य पीरियड का था, और पाटलिपुत्र जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। और यहाँ पे देखा जाए 80 स्तंभों यानी कि 8 पिलर हाल के अवशेष भी प्राप्त हैं, मतलब 80 पिलर वाले हाल के अवशेष भी हैं। और देखा जाए इस नगर का वर्णन जो मिलता है बुकों में वो मेगास्थनीज के इंडिका बुक में मिलता है। तो ये भी याद रखना है। यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे पाटलिपुत्र की स्थित जो बुलंदी बाग है का महल किससे बना है, तो यहाँ लकड़ी का बना है। ठीक है, ये आंसर सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो ये अशोक ने कराया था। ये आपको याद होना चाहिए, 3rd BC के करीब अशोक ने कराया था। इस स्तंभ में 4 सिंह होते हैं, जो मतलब 4 जो लायंस हैं, जो शक्ति, पावर, साहस, करेज और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तथा गौरव यानी कि प्राइड का प्रतीक है। और भारत सरकार ने इसे सारनाथ सिंह यानी कि लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल एम्बेलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके रूप में अपनाया गया था। ये किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने करवाया था। तो और भी यहाँ पे याद रखना है, जैसे कुछ रिलेटेड, जैसे चुनार का जो स्तंभ है वो
सैंड स्टोन से बना हुआ है। और ये जो धर्मचक्र परिवर्तन भी यहीं से लिया गया, धर्मचक्र। और सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक नीचे लिखा रहता है इसमें। और फर्स्ट जो देखा जाए सरमन बुद्ध ने दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो सारनाथ का स्तंभ है, ठीक है, इससे किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अशोक का जो रुमन देवी स्तंभ किससे संबंधित है? रुमन देवी जो लुम्बिनी में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अब नेपाल में बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पे किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ बातें याद रखना है, जैसे जो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के लगभग 20वीं वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है, और एक स्तंभ यानी कि पिलर एडिट यहाँ पे स्थापित कराया। इसमें उल्लेख किया कि यह भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यहीं पे भगवान बुद्ध का यानी कि रुमन देवी जो लुम्बिनी है, ठीक है, यहीं पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और अशोक ने लुम्बिनी में जो टैक्स का रेट है उसे मतलब यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, मतलब 1/8 मतलब 1/8 कर दिया था। पहले कितना था? 1/6 था, यानी कि 1/6 से 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आता है। और ये लुम्बिनी इस समय नेपाल में है। और एक चीज़ याद रखना है इससे रिलेटेड कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है ये आपको 563 यानी 563 BC में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ईस्वी सन जो कामन ईरा से पूर्व निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरिनार क्षेत्र में जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया था? ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखा जाए इससे रिलेटेड क्या है, इस मतलब कि ईसा पूर्व में काल में जो गिरनार क्षेत्र में अशोक द्वारा जल प्रबंधन कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। बाद में जो उसके बाद थे शक जो शासक थे, जिसमें रुद्रदामन थे, ठीक है, ने प्रसिद्ध, आपको पता है, प्रसिद्ध एक सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया। हालांकि देखा जाए कि जो स्कंदगुप्त ने भी बाद में मरम्मत करवाया था, लेकिन उनका काल जो था वो क्या ईस्वी सन के बाद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो आंसर सही होगा, जैसे अभी हमने बोला कि एक तो इसमें अशोक हो गया, दूसरे रुद्रदामन हो गए। तो यहाँ पे अशोक और रुद्रदामन, तो आपको आंसर देखना है, तो बी आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। जैसे गिरनार वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है गिरनार, ये भी ध्यान रखना है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यानी कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का संस्कृत प्रारंभिक महत्वपूर्ण अभिलेखों में माना जाता है। और सुदर्शन झील भी यहीं से रिलेटेड जो इरिगेशन का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो बारबरा हिल है और की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहला इसमें कथन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। बारबरा जो पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये सही बात है। बारबरा के पहाड़ी पे, ये बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है बारबरा केव, और इसमें देखा जाए कुल 4 गुफाएं हैं। इनमें से 3 गुफाओं पर अशोक के अभिलेख हैं और एक जो आजीविका संप्रदाय से रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो सही हो गया, ये तो आंसर नहीं है। दूसरा देखा जाए 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख इंडिकेट है, ये भी सही है। ये अभिलेख आजीविका संप्रदाय को संबंधित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। यानी कि जो इसमें 4 अभिलेख हैं, 4 गुफाएं हैं, इसमें से 3 क्या हैं? अशोक से रिलेटेड है और एक आजीविका से रिलेटेड। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो। लेकिन यहाँ पे ये अभिलेख हाथी एवं 6ठी शताब्दी के हैं, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए
ये आंसर गलत हो जाएगा और यही यहाँ पे आपको नहीं गलत यानी कि गलत आंसर पिक करना है बारबरा हिल से रिलेटेड, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो बारबरा हिल से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कि ये बिहार के जहानाबाद में स्थित है बारबरा गुफाएं, और भारत की सबसे प्राचीन जो शैल कट यानी कि रॉक कट गुफाओं में गिनी जाती हैं सबसे पहले। और बारबरा पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 गुफाओं पर अशोक के अभिलेख अंकित है और एक उसमें से आजीविका संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। ये बारबरा गुफाएं मौर्य पीरियड से रिलेटेड है और इनमें प्रसिद्ध लोमस ऋषि गुफा है। इसमें सबसे प्रसिद्ध देखा जाए लोमस ऋषि गुफा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, इसमें सबसे प्रमुख जो लोमस ऋषि केव है। ठीक, और इन गुफाओं में जो उत्कृष्ट मौर्य पॉलिश देखने को मिलता, मतलब बहुत अच्छे लेवल का मौर्य पॉलिशिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन देखा जाए दीदारगंज की चमार धारणी यक्षिणी से रिलेटेड है। धारणी यक्षिणी से रिलेटेड है। मौर्यकालीन कला यानी कि मौर्य आर्ट के किस पक्ष को विशेष रूप से प्रमाणित करती है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए सबसे पहला आता है कि मौर्यकालीन जो पॉलिश है यानी कि और मूर्तिकार की उच्च तकनीक क्षमता है। तो अभी ऊपर भी डिस्कस किया था कि मौर्य पीरियड में पॉलिशिंग बहुत अच्छा था, तो ये पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो गया। तो इससे रिलेटेड देखा जाए यह जो प्रतिमा है चुनार के बलुआ पत्थर से बना है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो है यानी कि चुनार के बलुआ पत्थर से बना है और वर्तमान में यह पटना संग्रहालय यानी कि बिहार संग्रहालय में सबसे संबंधित प्रमुख धरोहर में गिना जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सांची और भरूच स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांची और भरूच स्तूपों के संबंध में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है, कौन से स्टेटमेंट सही है उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखा जाए सांची स्तूप का प्रारंभिक निर्माण जो था अशोक से संबंधित माना जाता है। ये तो बात सही है कि सांची का जो मूल निर्माण है सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख भरूच जो स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है। भरूच स्तूप भी मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? सतना जिला में। सतना जिला में आपको ये भी ध्यान रखना, सतना जिला में। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, ये भी सही हो गया। उसके बाद भरूच स्तूप जो बौद्ध है स्थापित यानी बौद्ध आर्किटेक्ट और प्रतीकात्मक कला सिंबॉलिक जो आर्ट है तथा कथात्मक मूर्ति कला, ठीक है, की परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये भी बात सही है। भरूच की जो रेलिंगा और तोरणों पर बुद्ध के जीवन तथा जातक टाइटल का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। ठीक है, ये याद रखना। और सांची का जो स्तूप है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है और सांची का महान स्तूप जो है यानी कि ग्रेट स्तूप नंबर 1 भी कहा जाता है। और भरूच की जो अधिकांश जो मूर्तियाँ वर्तमान में भारतीय संग्रहालय यानी कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित हैं। तो इसमें देखा जाए आपके पहला भी स्टेटमेंट सही है, सांची और भरूच से रिलेटेड, सांची से रिलेटेड सही है, दूसरा भरूच से रिलेटेड सही है, तीसरा भी भरूच से रिलेटेड सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। और एक कनिष्क के सारनाथ यानी कि बोधस्थ अभिलेख की तिथि क्या है? ऐसा भी डायरेक्ट कभी कभी हमें क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट याद नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कनिष्क के सारनाथ जो बोधिसत्व है अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये तिथि जो है 21 ईस्वी से रिलेटेड है, 21 AD से रिलेटेड है। तो यही यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। यानी कनिष्क का सारनाथ जो बोधिसत्व अभिलेख है 21वीं ईस्वी का माना जाता है
यह अभिलेख कनिष्क के शासनकाल में स्थापित किया गया था और बौद्ध यानी कि धर्म तथा बौद्धिस्ट जो परंपरा था, ट्रेडिशन के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत था ये। ठीक है, तो यहाँ पे 81 AD आपको यह ध्यान रखना है। और कनिष्क जो कुषाण वंश का महान शासक था, आपको पता होना चाहिए। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संघनी का आयोजक इन्होंने कुषाण डिनेस्टी ने कराया था और इनकी राजधानी क्या था, पेशवार था, यानी कि पुर या पेशवार भी बोला जाता है, तो यही था। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गांधार कला यानी का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? गांधार कला का सबसे ज़्यादा विकास किस काल में हुआ? तो वो कुषाण के समय में ही हुआ था, यानी कुषाण डिनेस्टी में ही हुआ था। गांधार का सबसे उत्कृष्ट जो कुषाण काल में हुआ था और विशेषकर सम्राट कनिष्क के शासन में हुआ। और इस शैली में भारतीय विषयों का चित्रण जो यूनानी एवं रोमन कला के प्रभाव के साथ किया जाता है गांधार का, यानी किससे प्रभावित है? ग्रीक और रोम से। और गांधार क्षेत्र जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। और बुद्ध की मानव आकृति जो ह्यूमन इमेज बुद्ध का उत्कृष्ट विकास इसी शैली में हुआ था। ठीक है, दूसरा देखा जाए ये ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? गांधार को ग्रीको और बुद्धिस्ट आर्ट भी बोला जाता है। मिक्स मतलब ग्रीक और बुद्धिस्ट का मिक्स है, तो इसे ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुषाण के समय सबसे अच्छा इसका विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है कि अफगानिस्तान का जो बामियान है, अफगानिस्तान का बामियान किस कारण प्रसिद्ध था? तो अफगानिस्तान का जो बामियान था वो किस कारण प्रसिद्ध था? तो ये बुद्ध के प्रतिमा से मतलब रिलेटेड था, यानी कि बुद्ध प्रतिमाओं के रिलेटेड यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि बामियान अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमा यानी कि जाइंट बुद्ध स्टैचू के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ये वर्तमान पहाड़ियों को काट कर बनाई गई थी और बौद्ध काल की एक महान उपलब्धियों में भी गिना जाता था। 2000 आपको पता होना चाहिए, 2001 में तालिबान ने इन प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया और ये बामियान रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड पर स्थित था। यह बौद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था बामियान। और अभी बामियान कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, आपको पता है। ये 2001 में तालिबान शासकों ने इसे नष्ट कर दिया। ठीक है, इसे गिरा दिया सारे प्रतिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से किस मूर्ति यानी कि स्कल्पचर में शिष्ट पत्थर का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग हुआ था? ऐसा एग्जाम में आता है। शिष्ट जो पत्थर है उस सबसे ज़्यादा कहाँ पे विकास हुआ? तो ये गांधार मूर्तिकला में ही हुआ था। ठीक है, यानी कि रेड सैंडस्टोन का सबसे प्रमुख जो है मथुरा शैली में हुआ था। ठीक है, मथुरा शैली में अगर देखा जाए वहाँ पे ज़्यादातर आपको रेड स्टोन वाला मिलता है और ये जो गांधार में है तो इसमें ग्रे सिस्ट स्टोन ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे गांधार हो जाएगा। तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि किस स्तूपा में आयक स्तंभ आयक पिलर की विशेषता देखने को मिलती है? ठीक है, आयक पिलर की विशेषता किस में मिलती है? तो ये अमरावती में मिलती है। और आपको पता होना चाहिए अमरावती स्तूपा में 4 दिशाओं में स्थित आयक पिलर इसकी प्रमुख विशेषता है। ये स्तंभ जो बौद्ध स्थापत्य यानी कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की विशेष पहचान माना जाता है। ठीक है, अमरावती जो वर्तमान में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह सतवाहना और इक्ष्वाक वंश से रिलेटेड है। उसी समय ये ज़्यादा सतवाहना और इक्ष्वाक वंश के समय में ज़्यादातर अमरावती विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कुषाण कालीन यानी कि कुषाण कालीन जो कला था यानी कुषाण आर्ट को भारतीय मूर्ति कला इंडियन स्कल्पचर के इतिहास
में संक्रमणकारी यानी कि ट्रांजिशनल काल क्यों माना जाता है? अब देखा, ट्रांजिशनल काल इसलिए माना जाता है कि वहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इसमें देखा जाए कुषाण काल में पहली बार बुद्ध को मानव रूप यानी कि ह्यूमन फॉर्म में बड़ी संख्या में दर्शाया जाने लगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इससे पहले बुद्ध का प्रतीकात्मक रूप जैसे धर्मचक्र, बोध वृक्ष हो गया, पद चिन्ह आदि प्रचलित था। उस समय मतलब उनकी मूर्ति नहीं बनाया जाता, तो उनके जो पद चिन्ह होते हैं उनको बनाया जाता था। इसके बाद देखा जाए बुद्ध की मानव प्रतिमाओं का विकास जो गांधार एवं मथुरा दोनों कला में शैलियों में हुआ था। दोनों में आपको याद रखना, गांधार और मथुरा दोनों, यह भारतीय मूर्तिकला के एक विकास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए आंसर जो है, जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो बी आंसर यहाँ पे होता है, क्योंकि बुद्ध की प्रतीकात्मक सिंबॉलिक प्रस्तुति से मानवाकृति यानी कि एंथ्रोमॉर्फिक प्रस्तुत की ओर परिवर्तन, इसीलिए इसे ट्रांजिशनल फेज बोला जाता है, काल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम स्तूप माना जाता है? ऐसा तो सांची का स्तूप सबसे ग्रेट स्तूप माना जाता है, तो यहाँ पे सांची का स्तूप हो जाएगा। और सांची का स्तूप भारत का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक सुरक्षित बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसका प्रारंभिक निर्माण जो सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था तथा बाद में शुंग और सातवाहना शासकों ने इसका विस्तार किया था। ये भी याद रखना, सबसे प्रारंभिक में अशोक ने कराया था, लेकिन बाद में शुंग और सातवाहना ने इसका विस्तार किया था। और आपको पता होगा कि ये स्तूप, सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में आता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से बिलोंग करता है और ये यूनेस्को हेरिटेज में भी आता है। और इसके चारों मतलब कि चारों तोरण यानी कि भारतीय मूर्तिकला एवं बुद्ध कला के उत्कृष्ट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे तोरण पूरा मिलेगा। तोरण, चारों तोरण कहते हैं, ये भी याद रखना है। तो यहाँ सांची के स्तूपा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भरूच का स्तूप जो है किस राजवंश की स्थापत्य कला आर्किटेक्चर का सुंदर उदाहरण है? भरूच का स्तूपा भी हमने डिस्कस किया था। तो भरूच का स्तूपा जो अगर देखा जाए सबसे फेमस क्या शुंग कालीन स्थापित है, यानी कि शुंग आर्किटेक्ट उसे माना जाता है। भरूच स्तूप का मूल निर्माण जो है अशोक के समय में हुआ था, ये बात आपको याद रखना। लेकिन इसकी जो वेदिका हो गया, रेलिंग जो बना, तोरण जो गेटवे हो गया का निर्माण और अंतःकरण जो शुंग काल पीरियड में किया गया, मतलब कि जो मूल जो निर्माण है वो एम्परर अशोक के टाइम में हुआ, लेकिन शुंग के समय में क्या होगा, उसके रेलिंग गेट जो होते हैं और ये सब क्या है शुंग पीरियड में किया गया। इसीलिए भरूच जो स्तूप है शुंग कालीन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ठीक है, और भरूच स्तूप है मध्य प्रदेश के सतना जिला में है, ऊपर हमने डिस्कस किया था, सतना जिला में होता है। अब सांची का स्तूप कहाँ पे, रायसेन में है। और भरूच का क्या है, सतना जिला में है। और इसकी खोज जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, कब, 1873 में किया था। और भारत की मूर्तियों में जातक कथाएं एवं बुद्ध के जीवन की घटना यहाँ पे अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या होगा, डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आयक स्तंभ वाले बंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? ठीक है, तो आयक जो पिलर है वो कहाँ पे मिलता है, अमरावती में मिलता है। अभी हमने ऊपर बताया था थोड़ा सा आयक के, यानी कि अमरावती जो स्तूप में चारों दिशाओं में बने आयक, इसकी प्रमुख विशेषताएं होता है। ये स्तंभ क्या है, बौद्ध धर्म की अनुष्ठानों तथा स्थापत्य कला का सबसे प्रमुख अंग है। ठीक है, और अमरावती कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है और एक कृष्णा नदी के किनारे तट पर है। और इसका प्रमुख जो विकास हुआ वो सातवाहना और इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा कराया गया था। और यह दक्षिण भारत का सबसे श्रेष्ठ क्या है, बौद्ध कला का उदाहरण भी माना जाता है अमरावती वाला।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्तूपा से रिलेटेड ही है और यहाँ पे स्तूपा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्तूपा में जो प्रदक्षिणा पथ होता था का धार्मिक महत्व किससे संबंधित है? स्तूपा में जो प्रदक्षिणा पथ होता है का धार्मिक महत्व किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये देखा जाए, जो प्रदक्षिणा पथ है स्तूपा का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और श्रद्धालु स्तूपा को क्या क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त जिसे बोला जाता है, जिसे बुद्ध की प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह आध्यात्मिक अनुशासन एवं जो ध्यान का भी माध्यम है। और दक्षिणावर्त जो सदैव दाएं यानी कि क्लॉकवाइज से ही चलता है और सांची और भरूच स्तंभों में भी यहाँ पे क्या मिलता है, दक्षिणावर्त ही डायरेक्शन में मिलता है और बुद्धिस्ट वर्शिप का महत्वपूर्ण ये अंग भी माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि ए बी आंसर सही होगा। श्रद्धालुओं की भक्ति यानी कि डिवोशन और ध्यान मेडिटेशन, अनुशासन डिसिप्लिन और आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल के प्रमुख अभ्यास में माना जाता है। तो ये बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस काल पूछा जा रहा है, किस काल में तथा विशेषकर किस शासक यानी कि रूलर के शासन में स्तूप निर्माण को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला? देखा जाए स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट वाले में, हिस्ट्री वाले में ज़्यादा दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे फोकस कर लें। बाकी जो है वो जीएस वाले पार्ट में आपको मिलेगा ज़्यादा, ठीक है, एंशिएंट वाले। तो सबसे स्तूपा वाली बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सम्राट अशोक के ही टाइम है। तो यहाँ पे बी आंसर तो सही हो जाएगा, मौर्य काल अशोक। तो मौर्य काल अशोक में देखा जाए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे साम्राज्य में अनेक स्तूपों का निर्माण किया था और बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने लगभग देखा जाए 84,000 स्तूपों बनवाए और इनका जीर्णोद्धार भी किया, ठीक है, 84,000। तो अशोक को धम्म का महान प्रचारक भी माना जाता है और सांची, सारनाथ, अन्य अनेक स्तूपों का विकास अशोक के ही संरक्षण में हुआ था। अशोक के शिलालेख जो एडिक्ट है भारत के एक प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण सोर्स भी माना जाता है उसे। तो ये क्या है, मौर्यकालीन अशोक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुषाण काल एवं महायान के समय से बौद्ध कला में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो ये आपको देखना है, क्वेश्चन है कुषाण काल और महायान जो था, कुषाण काल और महायान के प्रभाव से बौद्ध कला में कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ? तो ये देखा जाए इसमें सबसे प्रमुख परिवर्तन क्या है, बुद्ध की मानवीय प्रतिमा यानी कि ह्यूमन इमेज आप बुद्ध अधिक प्रचलित हुआ महायान में, ठीक। तो आपको ये पता होगा कि कुषाण काल में महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव से बुद्ध की जो मानवकृत यानी कि एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में प्रतिमा बड़े पैमाने पर बनाए जाने लगी। और इससे पहले जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसके पहले बुद्ध में धर्मचक्र यानी कि धर्मचक्र और बोध वृक्ष और पद चिन्ह जो फुटप्रिंट होते थे और रिक्त सिंहासन जैसे प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता था। लेकिन बुद्ध की मानव प्रतिमा का विकास जो है गंधार एवं मथुरा कला शैली में सबसे ज़्यादा हुआ और महायान संप्रदाय में बुद्धिस्ट की अवधारणा का भी व्यापक विकास हुआ और यह भारत की बौद्ध मूर्तिकला यानी कि बुद्ध स्कल्पचर के इतिहास का कह सकते हैं ट्रांजिशनल फेज भी माना जाता है। ऊपर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो 64 योगिनी जो मंदिर है उसके समक्ष में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखना है कौन सा यहाँ पे सही है, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखते हैं आंसर क्या है, यह कच्छप घाट यानी कच्छप घाट
राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। पहला तो स्टेटमेंट यह हो गया, एक कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, ये सही है। ठीक है, ये सही है पहला। तो इसके बारे में आप जान लें कि मध्य प्रदेश में जो मितावली मुरैना में स्थित है, मितावली मुरैना में स्थित है, ठीक है, के में स्थित योगिनी मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा कराया गया, देवपाल द्वारा कराया गया। तो ये भी याद रखना है, कच्छप घात राजवंश में देवपाल ने इसे कराया। और यह वृत्ताकार मंदिर सर्कुलर टेम्पल था। ठीक है, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट दूसरा देखा जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ये तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि और अभी आप देखते हैं जैसे उड़ीसा के हीरापुर मंदिर है, वो भी वृत्ताकार है। जबलपुर के भेड़ा घाट भी है, ये भी एक वृत्ताकार भी माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, गलत है। तीसरा देखा जाए, ठीक है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में केवल शिव पूजा पद्धति यानी कि शिवा वर्शिप को प्रोत्साहित करना था, ये भी गलत है। ठीक है, यह मंदिर देखा जाए 64 योगिनी को समर्पित है, न कि यह शिव पूजा के लिए ही केवल समर्पित है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 64 योगिनी दिया हुआ, 64 योगिनी को समर्पित है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट आते हैं, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन पार्लियामेंट के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, ये बात सही है। इसके वृत्ताकार स्वरूप के कारण लोकप्रिय धारणा बनी कि इसने भारतीय संसद भवन इंडियन पार्लियामेंट की रूपरेखा को प्रेरित किया है, ये बात सही। तो पहला आंसर, पहला स्टेटमेंट फोर्थ, तो यहाँ पे सी आंसर हो जा रहा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखा जाए, ये एक तो 7100 महा मंदिर भी है, और यह मंदिर देखा जाए 100 फीट ऊंची पहाड़ी पे भी है, और तंत्र की उपासना स्थलों में से एक माना जाता है 64 योगिनी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बेसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अब बेसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण जो है, यहाँ पे होयसलेश्वर मंदिर माना जाता है। तो होयसलेश्वर मंदिर यहाँ पे पहला है, तो यही यहाँ पे बेसर स्टाइल में माना जाता है, यानी कि कर्नाटक में है ये। कर्नाटक में देखा जा हलेबुड़ी है, हलेबुड़ी कर्नाटक में, आपको हलेबुड़ी में स्थित होयसलेश्वर बेसर मतलब शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, मतलब कि हलेबीडू। ठीक है, और बेसर शैली नगरा और द्रविड़ स्थापत्य की विशेषताओं का समन्वय है, यानी कि जो नगरा है, नगरा शैली, नागर एंड द्रविड़ शैली, द्रविड़ियन बोलते हैं, शैली की प्रमुख मतलब कोरिलेशन विशेषता माना जाता है। यह मंदिर जो है कोलोरोटिक सिकेट्स यानी कि सोप स्टोन से बना है, सोप स्टोन से बना है, ये भी ध्यान रखना है। और मंदिर जो है सोप स्टोन से बना है, और भी इसके बारे में ये किसने बनवाया था ये भी ध्यान रखना है। ये होयसलर राजवंश ने बनाया था। किसने? होयसलर राजवंश ने बनाया था। होयसलर राजवंश ने इसे बनाया था, होयसलर डायनेस्टी, होयसलर डायनेस्टी, ये भी याद रखना है। और यह देखा जाए लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये किसको? लॉर्ड शिवा को समर्पित है, शिवा को समर्पित है। इसकी बाहरी दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य भी अंकित हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर के निकट पारसनाथ मंदिर स्थित है? पारसनाथ मंदिर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो बहुत
पुराना क्वेश्चन है, बार बार आता है। पारसनाथ मंदिर से रिलेटेड हम बात करेंगे। यहाँ सबसे पहला आंसर हो जाता है ये होगा आबू नगर हो जाता है। पहला आंसर क्या, पारसनाथ मंदिर से रिलेटेड आबू नगर है। अब पारसनाथ जैन मंदिर गुजरात के कहाँ पे है, बांसकाठा में है। गुजरात के बांसकाठा में है, बांसकाठा जिले आबू नगर में है, जैसा यहाँ पे दिया है आबू नगर में स्थित है। ठीक है, और यह जैन के 23rd तीर्थंकर यानी कि भगवान पारसनाथ को समर्पित है, भगवान पारसनाथ को समर्पित है। और पारसनाथ जैन मंदिर के अत्यंत जो पूजनीय तीर्थकर माना जाता है, और ये जैन आर्किटेक्ट का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। यहाँ पे हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एलोरा, और एग्जाम में एलोरा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलोरा एवं एलिफेंटा में प्रसिद्ध जो शैलकृत है यानी कि रॉक कट मंदिर मुख्यतः किस काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको रटा होना चाहिए, राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलोरा की प्रसिद्ध जो गुफाएं तथा विशेष रूप से जो कैलाश मंदिर है, कैलाश टेम्पल है, का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने के संरक्षण में कराया गया। और एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध जो त्रिमूर्ति शिव है यानी कि त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा भी भारतीय शैलकृत की एक सबसे श्रेष्ठ उपलब्धियों में गिना जाता है। और एलोरा में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 34 गुफाएं हैं, 34 केव्स हैं, और इस केव में अलग अलग यहाँ पे रिलीजियस के लिए यानी कि बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए और हिंदू के लिए एक साथ यहाँ पे मिलता है। और एलोरा भी देखा जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसने कराया, तो यहाँ राष्ट्रकूट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसमें देखा जाए आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य यानी कि रॉक कट आर्किटेक्चर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो ये देखा जाए कैलाश मंदिर एलोरा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो सी आंसर हो जाएगा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक शैलकृत मंदिर है, मोनोलिथिक भी है। ठीक है, मतलब एक ही उसमें पहाड़ से रिलेटेड है जिसे हम लोग मोनोलिथिक बोलते हैं। ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है मोनोलिथिक। इसे एक ही विशाल चट्टान के ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। ठीक, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम यानी कि कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। यह भगवान शिव को समर्पित है, और इसे भारतीय शिल्पकला यानी कि इंडियन स्कल्पचर का एक महानतम उपलब्धि भी गिना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस मैचिंग टाइप के क्वेश्चन को हमें मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो ईंट निर्मित मंदिर मतलब ब्रिक टेम्पल कौन है, तो ब्रिक टेम्पल देखा जाए भीतरगांव का टेम्पल जो है ये ब्रिक टेम्पल है। और भीतरगांव मंदिर जो भारत का सबसे प्राचीन सुरक्षित ईंटों का मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पे भीतरगांव हो जाएगा, यानी कि ए का आपका थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड देखिए बी में ही है, तो अगर आपको याद है तो ये आंसर आप कर लिए। ठीक है, दूसरा देखा जाए दशावतार मंदिर, जो दशावतार टेम्पल है वो कि कहाँ पे है, देवघर में है। तो दशावतार है तो देवघर में हो जाएगा, बी हो जाएगा। और शिव टेम्पल जो है, और शिव टेम्पल में देखा जाए यहाँ पे शिव टेम्पल किससे रिलेटेड है, ये भूमरा से रिलेटेड है, भूमरा। और विष्णु मंदिर जो आता है एरण से रिलेटेड है, एरण। तो यहाँ पे देखने भीतरगांव मंदिर भारत का सबसे प्राचीन सुरक्षित ईंटों का मंदिर है। ठीक है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये अर्ली नगरा स्टाइल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और भूमरा शिव मंदिर है
अपने मतलब सुंदरता के मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है भूमरा मंदिर। ठीक है, वहीं भी देखा जाए विष्णु मंदिर है, और विष्णु मंदिर कहाँ पे है, ये एरण में है, और ये गुप्त कालीन में वाराह एवं विष्णु के संबंधित ये माना जाता है, गुप्त कालीन ही है। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु का मंदिर बना था और एरण में। ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टेम्पल से रिलेटेड। ठीक, अब देखा जाए ये क्वेश्चन है कि उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो सूर्य कोणार्क टेम्पल का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो ये भी आपको एकदम याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने कराया था। तो ऑप्शन तो पहला यहाँ पे हो गया, नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट है, यहाँ पे आंसर भी दिया है इसमें। ठीक है, और कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है, पूर्वी गंगा ईस्टर्न गंगा डिनेस्ट्री के राजा जो नरसिंह देव प्रथम थे, और ये कब थे, 1250 ईस्वी से रिलेटेड आता है। ठीक है, ये में बनवाया गया था। यह मंदिर सूर्य देव यानी कि सन गॉड सूर्या को समर्पित है तथा रथ चैरियाट के आकार में निर्मित है। इस तरह से यहाँ पे देखा जाए इमेज बना है, ऐसा निर्मित है। ठीक, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोडा बोला जाता है, इसे ब्लैक पगोडा बोला जाता है। सूर्य जो कोणार्क का मंदिर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है, ब्लैक पगोडा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि वर्ल्ड हेरिटेज के साइड में भी है, और इसमें मंदिर में जो है 24 व्हील हैं और 7 घोड़े हैं, ये भी याद रखना है। इसमें जो व्हीलों की संख्या है ये वाला 24 है, और इसमें 7 घोड़े हैं जो खींच रहे होंगे। ठीक है, तो इसे नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उड़ीसा में सुरक्षित प्राचीन मंदिर में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है, तो ये लिंगराज का मंदिर है। तो लिंगराज का मंदिर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है, और इसका देखा जाए ये कहाँ पे, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। उड़ीसा का सबसे विशाल और लगभग देखा जाए इसका 180 फीट ऊंचा है। यह देखा जाए कलिंग स्टाइल का एक सबसे उत्कृष्ट मतलब मंदिर माना जाता है, कलिंगा स्टाइल। और यह देखा जाए मंदिर भगवान हरिहर तथा शिव और विष्णु के संयुक्त स्वरूप को समर्पित करता है। ये किससे, भगवान हरिहरा, और इसमें दोनों आ जाएंगे, शिव आ जाएंगे और विष्णु आ जाएंगे। ठीक है, संयुक्त रूप से। और इसका निर्माण मुख्यतः सोमवंशी डायनेस्टी ने कराया था। किसने कराया था, सोमवंशी डायनेस्टी ने मुख्यतः इसका निर्माण कराया था, सोमवंशी डायनेस्टी। और उड़ीसा मंदिर स्थापत्य का सबसे कह सकते हैं एक सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, लिंगराज मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द्रविड़ शैली जो है आर्किटेक्ट के मंदिरों में गोपुरम किसे कहा जाता है, गोपुरम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। गोपुरम में देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियां होती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अगर हम देखें तो डी पहले कर लेते हैं। तोरण के ऊपर बना अलंकृत एवं बहुमंजिला प्रवेश द्वार, ऑर्नामेंटल गेटवे ऑफ टावर। तो इसके बारे में देखा, जो गोपुरम द्रविड़ मंदिर का विशाल एवं अलंकृत प्रवेश द्वार होता था, गेटवे टावर होता था, ऐसा। ठीक है, और यह मंदिर परिसर की पहचान माना जाता था, और दक्षिण भारतीय मंदिरों में इसकी ऊंचाई और भव्यता विशेष आकर्षण का केंद्र होता। और गोपुरम पर देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियां बनी होती हैं। ये पूरा गोपुरम में रंगीन इनकी मूर्तियां रहेंगे। ठीक है, और जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आप जानते हैं, वहीं श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है। श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर अपने विशाल गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। और ये देखा जाए द्रविड़ शैली में कई बार गोपुरम मुख्य शिखर से भी अधिक ऊंचा
ऊंचा होता है। ये मुख्य शिखर है, उससे भी गोपुरम बहुत अधिक ऊंचा रहता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट आते हैं, महाबलीपुरम का प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिर है जो शोर टेम्पल है, किस शासक द्वारा बनाया गया था? शोर टेम्पल। अब ये महाबलीपुरम से रिलेटेड है, तो इसे बनाने वाले नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, जिसे हम लोग राज सिंह बोलते हैं। ठीक है, समुद्र तट मंदिर का निर्माण पल्लव डायनेस्टी का राजा जो नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी कि राजा सिंह जिसे बोलते हैं 8वीं शताब्दी में बनाया था। कौन से डायनेस्टी के थे? पल्लव डायनेस्टी के थे। पल्लवा डायनेस्टी से आते थे, डायनेस्टी से, और 8वीं शताब्दी में ये बनाया था, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, और यह दक्षिण भारत की प्रारंभिक जो संरचनात्मक मंदिर स्ट्रक्चरल टेम्पल में एक माना जाता है। और यह मंदिर कहाँ पे है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और यूनेस्को हेरिटेज में भी आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह देखा जाए शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं? सूर्य मंदिर के लिए कौन कौन से यहाँ पे प्रसिद्ध हैं? तो देखा जाए सूर्य मंदिर के लिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो अरसावली है, और ये आंध्र प्रदेश में यही यहाँ पे समर्पित है। तो पहला ही आंसर होगा, केवल एक ही होगा, या अरसावली आंध्र प्रदेश का सूर्य मंदिर भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। और जबकि देखा जाए अमरकंटक आता है, ये नर्मदा नदी पे एक उद्गम तीर्थ स्थल माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर जो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों से रिलेटेड है ये। और अरसावली सूर्य मंदिर का निर्माण जो पूर्वी गंगा वंश से संबंधित माना जाता है, और भारत के मतलब कि ये किसने करवाया था? आप कह सकते हैं पूर्वी गंग वंश ने कराया था। अगर देखा जाए भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों में कोणार्क का और डोडेरा का और मार्तंड का और अरसावली का, ये आपको 4 मंदिरें सूर्य मंदिर के रूप में याद रखना है। पहला जैसे कोणार्क बहुत फेमस है, जिसे ब्लैक पगोडा बोलते हैं, कोणार्क। ठीक है, और वहीं पे मोढेरा आ जाएगा, मोढेरा का मंदिर सूर्य से रिलेटेड है। मार्तंड का मंदिर, मार्तंड का मंदिर, और ये अरसावली का मंदिर, अरसावली का मंदिर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अरसावली यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? ऐसा आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो विरूपाक्षा मंदिर हम्पी में स्थित है। तो ये याद रखना, हम्पी में विरूपाक्षा मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक के हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और यह भगवान शिव यानी कि विरूपाक्षा फ्रॉम शिव को समर्पित है, और विजयनगर एम्पायर का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, और इतना फेमस है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी काउंट किया जाता है। तो विरूपाक्षा मंदिर आज भी सक्रिय पूजा यानी कि लिविंग टेम्पल है, और हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अब यहाँ तक हम रहने देते हैं, इसके बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।